नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। छात्रों, पिछले वीडियो में हम इटली का एकीकरण हम पढ़ चुके हैं। तो इटली के एकीकरण में भी अनेक बाधाएं सामने आ रही थी। इसी प्रकार से जो जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण में भी अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आ रही थी। अर्थात जो जर्मनी के जो क्षेत्र थे वो अर्थात जो जर्मनी है छोटे छोटे जो राज्यों के अंदर बटा हुआ था। अब इन राज्यों को एक साथ जो इनका एकीकरण करना था। इसके अतिरिक्त जो यूरोपियन शक्तियां थी, यूरोपियन शक्तियां जर्मनी को एकीकृत नहीं होने देना चाह रही थी। तो ये उसके सामने कई बाधाएं आ रही थी। परंतु जो जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क नामक जो व्यक्ति है, बिस्मार्क नामक व्यक्ति जर्मनी का एकीकरण करते हैं तथा जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो विश्व मानचित्र पर ये लाते हैं। तो छात्रों, जो जर्मनी है, जर्मनी के जो एकीकरण हो रहा है, जर्मनी के एकीकरण में के समय लगभग जर्मनी जो 18वीं शताब्दी में जब इसका एकीकरण होता है छात्रों, लगभग ये 18वीं शताब्दी में 300 इसमें क्या है कि छोटे छोटे राज्य विद्यमान हैं। कितने राज्य विद्यमान थे? 300 छोटे छोटे राज्य जो जर्मनी में जो विद्यमान हैं। जो नेपोलियन जो फ्रांस के शासक हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। अतः उन्होंने जर्मनी की शक्ति को नष्ट करने का निश्चय किया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। उन्होंने जो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जर्मनी, उससे उन्होंने क्या किया कि 39 राज्यों के अंदर 300 राज्यों को मिलाकर और जर्मनी के 39 राज्य उन्होंने बना दिए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक थे और फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट जो अब फ्रांस को यूरोप में सर्वशक्तिमान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के जो विभिन्न देशों पर आक्रमण किया और उन देशों को अपने अधीन कर लिया। जब उन्होंने छोटे छोटे 300 जो राज्य देखे तो इन 300 राज्यों पर विजय प्राप्त करके और इन 300 राज्यों को 39 जो राज्यों के अंदर 39 राज्यों में इनको मिला लिया। अर्थात जो 300 राज्यों को उन्होंने 39 राज्य बना दिया। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया और नेपोलियन बोनापार्ट जो जर्मनी की शक्ति को तोड़ना चाहते थे, परंतु जर्मनी जो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी यूरोपियन शक्तियों में सबसे मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर ये सामने आती है। तो छात्रों, जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, एकीकरण के बारे में हम देखते हैं। इसकी पहले पृष्ठभूमि देखते हैं हम कि 18वीं शताब्दी में छात्रों जो जर्मनी में क्या था कि जर्मनी 300 राज्यों में बटी हुई थी, 300 राज्यों में विभक्त। 18वीं शताब्दी में जो जर्मनी थी, जर्मनी क्या था कि 300 राज्यों में बटा हुआ था। और जो नेपोलियन कहाँ के शासक थे? नेपोलियन फ्रांस के शासक थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के राजा आएंगे? फ्रांस। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। जर्मनी की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। जर्मनी की शक्ति को क्या है कि नष्ट करना चाहते थे, परंतु इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभा दी। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 300 राज्यों को 39 राज्यों में
39 राज्यों में मिला दिया। जो 300 राज्य थे जर्मनी के, उनको इन्होंने क्या किया कि 39 राज्यों में इसे मिला दिया। ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी की जो शत्रुता थी और 1815 से 1850 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी पर था। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। जर्मनी के एकीकरण को तीव्र गति प्रदान की। छात्रों, जो जर्मनी था 18वीं शताब्दी में 300 राज्यों में बटा हुआ था और फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी की जो शक्ति को नष्ट करना चाह रहे थे, परंतु इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। इन्होंने जर्मनी की जो 300 राज्यों को 39 राज्यों में मिला दिया, अर्थात 300 राज्यों के इन्होंने 39 राज्य बना दिए। ऑस्ट्रिया जो देश था जर्मनी का प्रबल शत्रु है और इस ऑस्ट्रिया देश में 1815 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, कब से कब तक छात्रों? 1815 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इस ऑस्ट्रिया देश का जो जर्मनी पर जो प्रभाव था, और ये ऑस्ट्रिया देश जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। परंतु जब बिस्मार्क 1862 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर बनते हैं, तब इन्होंने जर्मनी के एकीकरण को तीव्र गति इन्होंने प्रदान कर दी। तो छात्रों, जो जर्मनी का एकीकरण है, इस एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो हम छात्रों जो पहले बिस्मार्क के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बिस्मार्क ने शिक्षा प्राप्त की और किस प्रकार से ये राजनीति में आए और इन्होंने किन किन पदों पर रहते हुए अपने जो विदेशी यूरोपियन देश थे उनको मित्र बनाया, तथा किस प्रकार से इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। तो हमने ये तो देख लिया कि ये विभक्त था जर्मनी, तथा नेपोलियन ने 39 राज्यों में इसे 300 राज्यों को 39 राज्य में बनाया, तथा इसके बाद में जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव 1815 से 1850 तक रहा। परंतु बिस्मार्क के जर्मनी का चांसलर बनते ही बिस्मार्क ने क्या किया कि जर्मनी का एकीकरण तीव्र कर दिया, तेज गति से जर्मनी का एकीकरण ये करने लगे। तो छात्रों, बिस्मार्क के बारे में हम देखते हैं छात्रों कि बिस्मार्क ने किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क छात्रों जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी। जन्म स्थान ब्रेडेनबर्ग कुलीन परिवार में, मतलब अमीर परिवार में हुआ इनका, कुलीन परिवार में। शिक्षा गर्टिजन विश्वविद्यालय, जन विश्वविद्यालय, व बर्लिन विश्वविद्यालय। नौकरी
मतलब नौकरी इन्होंने कहाँ करी? प्रसा के न्याय विभाग में, प्रसा के न्याय विभाग में त्यागपत्र 1839 ईस्वी। राजनीति में प्रवेश, राजनीति में प्रवेश 1847 ईस्वी। जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क का राजनीति में प्रवेश हो रहा है 1847 ईस्वी में। राजतंत्र का समर्थक, बिस्मार्क राजतंत्र के समर्थक थे। 1851 में राजतंत्र के कट्टर समर्थक थे। 1851 ईस्वी में राजतंत्र के कट्टर समर्थक, राजतंत्र के कट्टर समर्थक, राजतंत्र के कट्टर समर्थक और लोकतंत्र के ये जो कट्टर शत्रु थे। फ्रैंकफर्ट सभा, फ्रैंकफर्ट सभा फ्रैंकफर्ट सभा। छात्रों, जो फ्रैंकफर्ट सभा है इसमें 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में प्रसा के सम्राट द्वारा बिस्मार्क की नियुक्ति, बिस्मार्क की नियुक्ति 8 वर्षों तक सेवाएं, 8 वर्षों तक फ्रैंकफर्ट की सभा में बिस्मार्क ने क्या किया? अपनी सेवा दी। रूस का राजदूत बनना, रूस का राजदूत बनना। जनवरी 1859 ईस्वी में, जनवरी 1859 ईस्वी में रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर से मित्रता, जार अलेक्जेंडर से मित्रता। फ्रांस का राजदूत बनना, फ्रांस का राजदूत बनना। मार्च 1862 ईस्वी, मार्च 1862 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से मित्रता, नेपोलियन तृतीय से मित्रता। नेपोलियन तृतीय से मित्रता। प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी, प्रसा का चांसलर बनना 1862 ईस्वी, 1862 ईस्वी। छात्रों, जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क का जन्म होता है 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग नामक स्थान पर एक कुलीन परिवार में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है छात्रों? इनका जन्म है 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में ब्रेडेनबर्ग के कुलीन परिवार में इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो शिक्षा
गर्टिजन विश्वविद्यालय जो जर्मनी में स्थित है, बर्लिन विश्वविद्यालय जो जर्मनी में स्थित है। तो इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? गर्टिजन विश्वविद्यालय तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये प्रसा जो जर्मनी का ये एक क्षेत्र था प्रसा, तो प्रसा में इन्होंने क्या किया? न्याय विभाग में इन्होंने नौकरी की। 1839 ईस्वी में प्रसा के न्याय विभाग से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। तो छात्रों, जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क राजनीति में प्रवेश कब करता है? 1847 ईस्वी में जो ये राजनीति में प्रवेश करता है। बिस्मार्क राजतंत्र का प्रबल समर्थक है। 1851 ईस्वी तक ये जो लोकतंत्र का कट्टर शत्रु रहा तथा राजतंत्र का ये प्रबल समर्थक रहा। इसके बाद में छात्रों, जब ये राजतंत्र का प्रबल समर्थक था, इसकी योग्यता को देखकर फ्रैंकफर्ट की सभा में 1851 ईस्वी में प्रसा के जो सम्राट है, प्रसा के सम्राट ने इसे नियुक्त किया। फ्रैंकफर्ट की सभा में बिस्मार्क को नियुक्ति दी। किसने? प्रसा के शासक थे। प्रसा के शासक ने 1851 नियुक्ति दी तथा 8 वर्षों तक बिस्मार्क प्रसा की जो फ्रैंकफर्ट की सभा थी, उस फ्रैंकफर्ट की सभा में ये सदस्य के तौर पर रहे और बाद में इन्हें रूस का राजदूत बना दिया। तो जनवरी 1859 ईस्वी में बिस्मार्क को रूस देश का राजदूत बनाकर भेजा गया और रूस पहुंचते ही इन्होंने जो रूस के शासक जो जार अलेक्जेंडर थे, जार अलेक्जेंडर से इन्होंने मित्रता करनी प्रारंभ कर ली। तो अलेक्जेंडर द्वितीय जो इनका मित्र था, अलेक्जेंडर द्वितीय, तो उससे मित्रता की। इसके बाद में इन्हें रूस के राजदूत से हटाकर फ्रांस का राजदूत बनाया गया। तो मार्च 1862 ईस्वी में बिस्मार्क ने क्या किया? फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से मित्रता की तथा जो फ्रांस के मंत्री थे, उन मंत्रियों की नीतियों को भी इसने समझा। तो इस प्रकार से छात्रों, राजनीति में इसने बहुत मजबूत पकड़ बना ली तथा प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रसा के चांसलर बने। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये बिस्मार्क थे, बिस्मार्क ने राजनीति में प्रवेश लिया और राजनीति में प्रवेश लेकर ये महत्वपूर्ण पदों पर रहे और अंत में ये प्रसा के चांसलर बने। तो छात्रों, जो प्रसा के चांसलर बनने के बाद में बिस्मार्क ने रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। कौन सी नीति छात्रों? रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। किसने? बिस्मार्क ने। न्यू टाइप में आपके प्रश्न भी आता है कि विश्व इतिहास में जो रक्त तथा लौह की नीति अपनाने वाला जो कौन था, तो उसका जो उत्तर होगा छात्रों वो है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने रक्त व लौह की नीति अपनाई और इन्होंने कहा कि यह बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण ये सैन्य शक्ति के आधार पर करना चाहते थे। अर्थात इन्होंने कहा कि सैन्य शक्ति के आधार पर ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, अन्यथा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो यूरोपियन शक्तियां जैसे ऑस्ट्रिया है, इटली है तथा अन्य जो इंग्लैंड है, अन्य जो यूरोपियन देश है, ये जर्मनी को एक नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क ने कहा कि जो जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रसा देश की जो अब वर्तमान में जर्मनी में आता है, प्रसा की सैन्य शक्ति के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात बिस्मार्क सैन्य शक्ति के आधार पर ही जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। तो छात्रों, बिस्मार्क ने कहा कि समस्या भाषणों तथा बहुमत प्राप्त करने से नहीं बल्कि रक्त व लौह की नीति से सुलझ सकती है। बिस्मार्क क्या कहते हैं? समस्या भाषणों तथा बहुमत प्रस्तावों से नहीं, बहुमत प्रस्तावों से नहीं बल्कि रक्त और लौह से ही सुलझ सकती हैं। रक्त और लौह से ही
सुलझ सकती है। छात्रों, बिस्मार्क क्या कहते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की जो समस्या है ये भाषण देने से तथा जो बहुमत प्रस्ताव पारित करने से नहीं सुलझ सकती है। ये केवल रक्त तथा लौह की नीति अर्थात सेना द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, इसके अलावा ये समस्या नहीं सुलझ सकती है। छात्रों, जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क जर्मनी के कट्टर शत्रु ऑस्ट्रिया देश को ये कमजोर बनाना चाहते थे, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, प्रशासनिक दृष्टि से ये उसे कमजोर बनाना चाहते थे। तथा बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने के लिए जो जर्मनी की जो प्रशा की जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति को मजबूत किया और सैन्य शक्ति को यूरोप में सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क क्या कर रहे हैं कि विदेशी राष्ट्रों से मित्रता, विदेशों से मित्रता। अब बिस्मार्क विदेशों से मित्रता क्यों कर रहे हैं छात्रों? करने का कारण ये है कि प्रशा जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा, प्रशा जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा तो उसकी सहायता कोई देश न करे, उसकी सहायता कोई देश न करे, कोई देश न करे। इसलिए क्या किया छात्रों, इसने फ्रांस, रूस, इटली से मित्रता की। छात्रों, नेपोलियन जो ये बिस्मार्क है, बिस्मार्क क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रिया जर्मनी का प्रबल शत्रु है और जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं होने देना चाह रहा है? जर्मनी का एकीकरण जो ये ऑस्ट्रिया देश नहीं होने देना चाह रहा है। इसलिए जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने जो फ्रांस, रूस तथा इटली से मित्रता स्थापित कर ली। तो फ्रांस का शासक अलेक्जेंडर द्वितीय था, रूस का शासक अलेक्जेंडर द्वितीय था, फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। तो इनसे इसने क्या की कि मित्रता स्थापित कर ली। और मित्रता स्थापित कर ली, और मित्रता स्थापित क्यों की उसने? इसलिए की क्योंकि यदि प्रशा जो है अर्थात बिस्मार्क यदि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा तो उस समय जो कोई भी देश ऑस्ट्रिया की सहायता न करे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि मित्रता स्थापित की। जर्मनी का एकीकरण। छात्रों, जो जर्मनी है, जर्मनी का एकीकरण वो किस प्रकार से करते हैं अब वो देखेंगे हम। वो 3 युद्ध लड़ते हैं, 3 युद्धों द्वारा जर्मनी का एकीकरण करते हैं। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण सॉरी 1864 ईस्वी डेनमार्क पर विजय या डेनमार्क को पराजित। 1866 ईस्वी 1866 ईस्वी ऑस्ट्रिया को पराजित, ऑस्ट्रिया को पराजित, ऑस्ट्रिया को पराजित करना। 1870 ईस्वी फ्रांस को पराजित करना, फ्रांस को पराजित करना। सॉरी छात्रों, ये 3 जो युद्ध थे, इन 3 युद्धों द्वारा जो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। 1864 ईस्वी में डेनमार्क को पराजित किया, 1866 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया को पराजित किया और 1870 ईस्वी में जो फ्रांस को भी पराजित किया। प्रारंभ में इसे मित्र बनाया फ्रांस को, लेकिन बाद में 1870 में इसे भी पराजित कर दिया। तो इन 3 युद्धों द्वारा जो जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इन 3 युद्धों द्वारा जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। तथा जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क अर्थात जो ऑस्ट्रिया से जो युद्ध हुआ, कौन सा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से जो युद्ध हो रहा छात्रों, ये 7 दिन चला, 7 दिन
कितने दिन चला छात्रों? 7 दिन चला। इसलिए छात्रों ये 7 सप्ताह चला। कितने दिन चला छात्रों? 7 सप्ताह। 7 सप्ताह चला। कौन सा युद्ध चला? ऑस्ट्रिया का युद्ध है। 7 सप्ताह चलने के कारण विश्व इतिहास में 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है। विश्व इतिहास में क्या कहलाता है? 7 सप्ताह का युद्ध। सप्ताह का युद्ध। कौन सा युद्ध? ऑस्ट्रिया तथा प्रसा देश के मध्य। ऑस्ट्रिया तथा प्रसा देश के मध्य जो युद्ध हुआ, ये युद्ध जो क्या कहलाता है? 7 सप्ताह का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। छात्रों इस प्रकार से जो जर्मनी का जो ये एकीकरण इसने किया, इसके बाद में छात्रों दक्षिणी जर्मनी के जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने दक्षिणी जर्मनी के बवेरिया, दक्षिण जर्मनी का बवेरिया, हेस्से, बुटनबर्ग, बेडेन को भी मिला लिया। और इस प्रकार से जो दक्षिणी जर्मनी का बवेरिया, हेस्से, बुटनबर्ग और बेडेन का क्षेत्र, इसे भी मिला लिया। इस प्रकार से उसने क्या किया कि जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण करके उसने जनवरी 1871 ईस्वी को 1871 ईस्वी जनवरी 1871 ईस्वी को विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया, सम्राट बनाया। बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी के युद्ध में डेनमार्क को पराजित किया तथा 1866 ईस्वी के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। 1870 ईस्वी के युद्ध में फ्रांस को पराजित किया और उसके बाद में जो दक्षिणी जर्मनी के बवेरिया, हेस्से, बुटनबर्ग तथा बेडेन क्षेत्र पर भी विजय का भी एकीकरण कर लिया इन क्षेत्रों पर। तथा 18 जनवरी 1871 को छात्रों कब? 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट इसने घोषित किया। छात्रों फ्रैंकफर्ट की संधि, जो जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। कौन सी संधि छात्रों? फ्रैंकफर्ट। कई बार न्यूटाइप में पूछा जाता है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 किसके मध्य होती है? प्रसा का शासक कौन है? बिस्मार्क। प्रसा में फ्रांस देश के मध्य। तो 10 मई 1871 को प्रसा व फ्रांस देश के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। और इस संधि की शर्तें थी छात्रों इस प्रकार से कि फ्रांस को मेज, ये जगह के नाम है स्ट्राबर्ग, लारेन, एल्सस के क्षेत्र जर्मनी को देने पड़े। अल्सस के क्षेत्र जर्मनी को देने पड़े। ये फ्रैंकफर्ट की जो संधि हो रही छात्रों, इसके अकॉर्डिंग फ्रांस को मेज, स्ट्राबर्ग, लारेन, अल्सस के क्षेत्र वो क्षेत्र जर्मनी को देने पड़ रहे हैं। बेलफोर्ट का किला फ्रांस को दे दिया गया। केवल एक ही चीज, बेलफोर्ट का किला फ्रांस को दिया गया। बेलफोर्ट का किला फ्रांस को दिया गया। फ्रांस से $70 करोड़
फ्रांस से 70 करोड़ डॉलर, फ्रांस से 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ पौंड, सॉरी छात्रों, फ्रांस से 70 करोड़ पौंड युद्ध हर्जाने के रूप में, युद्ध हर्जाने के रूप में जर्मनी ने मांगे। जब तक यह राशि फ्रांस नहीं देगा, तब तक फ्रांस की सेना जर्मनी में रहेगी। जर्मनी में रहेगी। छात्रों, ये फ्रैंकफर्ट की जो संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो रही है छात्रों? ये हो रही है 10 मई 1871 ईस्वी को प्रस्ताव है फ्रांस देश के मध्य। इस संधि में जो जर्मनी का बिस्मार्क है, ये फ्रांस को पराजित कर देता है। और ये जो संधि होती है, इसमें जो फ्रांस को मेज स्ट्राबर्ग, कौन से मेज स्ट्राबर्ग, लारेन, अल्सस के क्षेत्र जर्मनी को देने पड़ते हैं। बेलफोर्ट का जो किला है, ये फ्रांस को दे दिया गया। केवल इसमें बेलफोर्ट नाम का जो किला है, ये फ्रांस को दे दिया गया है। और फ्रांस से 70 करोड़ पाउंड युद्ध, जर्मनी ने फ्रांस से 70 करोड़ पाउंड जो युद्ध में जो क्षति हुई है उस हर्जाने के तौर पे मांगे। और जब तक फ्रांस 70 करोड़ पाउंड जर्मनी को नहीं देगा, तब तक जो फ्रांस में जर्मनी की सेना रहेगी। तो इस प्रकार से छात्रों, जो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण है, ये 1871 ईस्वी में, एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण होता है। एकीकरण कब पूर्ण होता है? 1871 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो हमारा आज का टॉपिक था जर्मनी का एकीकरण, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।